नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड उड़ान सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी के MCQs को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और आज की है ज्योग्राफी की MCQs की लेक्चर नंबर 7। इससे पहले कि हम लोगों ने 6 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों में से किन्हीं ने भी वो लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। ये MCQ सीरीज आपके सभी एग्जाम जैसे झारखंड SSC CGL, JPSC, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा जैसे विभिन्न एग्जाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। साथ में इस वीडियो के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण के प्रश्नों को। ये टॉपिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो देखने के बाद खुद से MCQs को भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में बोला गया है कि झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो झारखंड राज्य में कुल 1 राष्ट्रीय उद्यान है, केवल 1, ठीक है, जो नेशनल उद्यान है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं। ठीक है, झारखंड राज्य में कुल 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं और 1 राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार है। झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.63%। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार राज्य के कितने प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र में है। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार राज्य के कितने प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र में है? तो ये 9% संरक्षित वन क्षेत्र में है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर और इसमें बोला गया है कि भारत के प्रथम गज अभयारण्य का विस्तार झारखंड के किस जिले में है। भारत के प्रथम गज आरक्ष का विस्तार झारखंड के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो पहला गज आरक्ष खोला गया था वो पूर्वी सिंहभूम में खोला गया था, लेकिन यहाँ विस्तार पूछा है तो आंसर हो जाना चाहिए पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। हालांकि प्रथम गज अभयारण्य जो भी था उसे पूर्वी सिंहभूम में खोला गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्ष की स्थापना की गई थी। किस वर्ष प्रथम गज आरक्ष की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर 2001 हो जाएगा। गज से यहाँ पे एलिफेंट को दर्शाया गया है, ठीक है, और कमेंट करके आपको बताना है कि एलिफेंट का साइंटिफिक नेम क्या है, जो झारखंड राज्य का राजकीय पशु भी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? तो राजमहल की पहाड़ी यानी कि साहेबगंज के क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड सरकार ने राज्य के वन्य जीव अभयारण्यों में कितने वर्ष हेतु वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की है। तो ये 10 वर्ष हेतु ये योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी योजना? वन्य जीव प्रबंधन योजना, ठीक है, 10 वर्ष के लिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर और इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है।
तो कान्हा ये तो नहीं है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, पेंच महाराष्ट्र में है। इस हिसाब से बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो झारखंड राज्य में अवस्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में की गई थी और यही एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो झारखंड राज्य में है। और अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो ये लातेहार जिले में अवस्थित है। आप लोग ये डेट डायरेक्ट याद कर रखेंगे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में हुई थी और ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर और इसमें बोला गया है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में इनमें से कौन से प्राणी पाए जाते हैं? तो बाघ, शेर, चीतल आदि सभी प्राणी पाए जाते हैं। इस हिसाब से उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम शेर गणना की गई थी, यह किस वर्ष किया गया था? तो ये भी आपके लिए वीवीआई हो जाती है। ये 1932 में किया गया था। झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम शेर गणना की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर और इसमें बोला गया है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो 1973 में, आपको पता होगा 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी और यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्षक कहाँ है? झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्षक बेतला राष्ट्रीय उद्यान में है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्षक कौन सा है? झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्षक कौन सा है? तो ये पलामू बाघ आरक्षक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये पलामू वन्य जीव अभयारण्य है। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये पलामू अभयारण्य है, जो झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। और साथ में बात कर ले कि इसके बाद दूसरा बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये लवालोंग अभयारण्य है, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर और इसमें बोला गया है कि निम्न में से किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी? निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी? तो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड के दलमा वन्य जीव अभयारण्य में किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी 1992 में झारखंड के दलमा वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर और इसमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये उधवा पक्षी विहार है, जो साहेबगंज में स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर और इसमें बोला गया है कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उधवा पक्षी विहार झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है उधवा पक्षी विहार, जो प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? जो विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति हैं उनके लिए ये जो वन्य जीव अभयारण्य है ये प्रसिद्ध है। तो ये है महुआ टाड़ अभयारण्य, ठीक है। महुआ टाड़ अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर और इसमें बोला गया है कि हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीच अवस्थित है? हरी
पहाड़ी नामक झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीच में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तोप चाची अभयारण्य। हरी पहाड़ी तोप चाची अभयारण्य के पास स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य को उनकी अवस्थिति से संबंधित जिले के साथ सुमेलित करें। दी गई है अभयारण्य और आपको इसे जिले के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। महुआ टाड़ अभयारण्य, तो महुआ टाड़ अभयारण्य हो जाएगा लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। वहीं बात कर ले दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दलमा अभयारण्य, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्वी सिंहभूम। पालकोट अभयारण्य हो जाएगा हमारा गुमला और गौतम बुद्ध अभयारण्य हो जाएगा हमारा कोडरमा। तो इस हिसाब से का 2 किसमें है? इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही उत्तर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में है का 2। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर और इसमें भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है। पक्षी विहार दिए गए हैं और जिले के साथ इन्हें सुमेलित करना है। कौन सा पक्षी विहार किस जिले से साथ सुमेलित होगा? आइए हम लोग देखते हैं। तो उधवा पक्षी विहार साहेबगंज प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस। चंद्रपुरा पक्षी विहार ये हो जाएगा हमारा शायद बोकारो। ईचागढ़ पक्षी विहार ये हो जाएगा हमारा सरायकेला। और तिलैया पक्षी विहार ये हो जाएगा कोडरमा। तो इस हिसाब से का 2 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों। तो इस हिसाब से 27 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड में किस स्थान पर बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है? झारखंड का वह कौन सा स्थान है जहां बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है? तो ये ओरमांझी में स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड में बिरसा मृग विहार किस स्थान पर अवस्थित है? यहाँ बिरसा मृग विहार की बात की जा रही है। तो ये झारखंड के कालामाटी में अवस्थित है बिरसा मृग विहार। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है? झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोकारो जिले में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड में स्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1954 में की गई थी बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड के मूता यानी कि रुक्का में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IUCN की सहयोग से झारखंड के मूता रुक्का में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड के मूता रुक्का में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1987 में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड के पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु सरकार की नई पहल झार पार्क के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं है? झार पार्क की शुरुआत की गई झारखंड के लिए। झारखंड में बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु सरकार की ये नई पहल है और बोला गया है कि झार पार्क के तहत इनमें से कौन सा पार्क शामिल नहीं है? तो चलिए ऑप्शन पे नजर डालते हैं। दीनदयाल पार्क रांची ये है, कारगिल पार्क लातेहार ये नहीं है, शहीद निर्मल महतो पार्क सिद्धू कान्हू पार्क जो दुमका में है ये भी है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर और इसमें बोला गया है कि झार पार्क के तहत शामिल पार्कों को उनकी अवस्थिति के संबंधित जिलों के साथ सुमेलित करें। तो चलिए इसे हम सुमेलित करने का कोशिश करते हैं और ऑप्शन की ओर नज़र डालते हैं। तो पहले में है श्री कृष्ण पार्क, तो ये हो जाएगा रांची। दूसरे में है अंबेडकर पार्क, तो ये हो जाएगा सिल्ली। तीसरे में है घोड़बंदा थीम पार्क, तो इसका हो जाना चाहिए
जमशेदपुर, और निर्मल महतो पार्क ये हो जाएगा हजारीबाग। तो श्री कृष्ण पार्क का ऑप्शन में हो जाएगा रांची। इस हिसाब से क का 4 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाना चाहिए। बढ़ते प्रश्न संख्या 37 की और इसमें बोला गया है कि झारखंड सरकार के पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क योजना के तहत कितने पार्कों को शामिल किया गया है। झारखंड सरकार के पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क योजना के तहत कितने पार्कों को शामिल किया गया है। तो कुल 10 पार्कों को शामिल किया गया है झार पार्क के अंदर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की और इसमें बोला गया है कि झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2007 में की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की और इसमें बोला गया है कि झारखंड जैव विविधता बोर्ड का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना, तो सही है। जैव विविधता के सतत घटकों का प्रयोग सुनिश्चित करना, ये भी सही है। जैव विविधता के लाभों का उचित एवं समान वितरण सुनिश्चित करना, ये भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी मोटिवेशन बनी रहती है अगले लेक्चर्स बनाने की। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। मिलता हूँ फिर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।